तो बसोकड़े में जो इलेक्शन हुआ, क्या सोशल सर्विस है जो आप एमएलए को हमारे लोग जीता के लाए। पिंजरा सोने का भी होता है तो उसको अगर पैरट को अंदर रखते हैं वो खुश नहीं रहता है। वो सोने का पिंजरा है, चांदी का पिंजरा है, उससे उसको मतलब नहीं, उसको आज़ादी चाहिए। हम भूखे मर जाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन हमको हिंदुस्तान की आज़ादी चाहिए। महात्मा गांधी का क्या रोल था, जवाहरलाल नेहरू जी का क्या रोल था, सबका रोल क्या क्या था, भगत सिंह का क्या था, सुभाष चंद्र बोस का क्या था, ये सब पढ़ना जरूरी है। कि बाबा साहब अम्बेडकर को 2 मरतबा इलेक्शन में कांग्रेस नहीं हराया था बंगाल में। अगर वो बाबा साहब से इतने मोहब्बत करते हैं, इतना आदर करते हैं उनका, तो उन्होंने उनके अपोजिट अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, उनके क्यों खिलाफ गया। छोटा सा गांव में प्रॉब्लम क्या है बोल के दिल्ली वालों को, बेंगलुरु वालों को कैसे मालूम होता है। मेरा गांव मुचलम गांव है, बसवा कल्याण तालुका में। मुचलम गांव में पानी का व्यवस्था नहीं है, नाली का व्यवस्था नहीं, रोड का व्यवस्था नहीं। दिल्ली वालों को, बेंगलुरु वालों को कैसे पता चलेगा। इसलिए पंचायत राज का व्यवस्था है, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत की व्यवस्था कांग्रेस ने लाया। गाँव में करंट नहीं है, मोटर चलाने के लिए करंट नहीं है, खेत में पानी देने के लिए करंट नहीं है, सिटी में 24 घंटा करंट है, यहाँ नहीं है। तो ये इम्बैलेंसिंग जो है इसको हटाना है। कांग्रेस हमेशा हर धर्म का, माइनॉरिटी का हो, लिंगायत हो, मराठा हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध धर्म के हो, सभी लोगों को सोशल जस्टिस देते हुए काम करते आ रहा है। आज जो भी बीजेपी वाले मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, सब कांग्रेस ही लाए। आज प्रधानमंत्री के घर के बाजू 10-15 किलोमीटर के ऊपर लड़की का रेप होता है, उसको अगर राहुल गांधी क्वेश्चन करते हैं कि आरोपियों को पकड़ो, अभी 10-15 दिन हुए, अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए। सेफ्टी नहीं है औरतों के लिए, तो बसवा कल्याण और बीदर डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल होगा। पॉलिटिक्स मतलब बिजनेस करके रह गए। पॉलिटिक्स इज नॉट अ बिजनेस, पॉलिटिक्स इज सोशल सर्विस। सर आप पॉलिटिशियन हैं? हाँ हूँ। बहुत पैसा होगा सर पॉलिटिक्स में। आजकल क्या हुआ है, आओ 2-4 करोड़ 20 करोड़ इलेक्शन में डालो, एमएलए बनते उसका डबल निकालो, ये हुआ बिजनेस हुआ। ये कितने सालों से यहाँ पे सोशल सर्विस कर रहे हैं ऐसे लोग, ना एमएलए बन रहे हैं, ना झड़पी मेंबर बन रहे, सोशल सर्विस ही करते आ रहे हैं। कोई आदमी आता है, कुछ पैसे बांटता है लोगों में, कुछ ही दिन में एमएलए बन जाता है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके मीडिया के ज़रिए से, अच्छा आदमी जो आपका खिदमत कर सके, आपके गांव का खिदमत कर सके, गरीबों का भला कर सके, सभी धर्म सभी जाति को लेके चल सके, ऐसा लोगों को आप अगर सत्ता में लाएंगे तो सत्ता का भी मजबूती होगा, देश का भी मजबूती होगा, हर आदमी का मजबूती होगा। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल लगातार 75th सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम को एक सीरीज़ की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहा है, जिसमें हम अलग अलग पॉलिटिकल लीडर से बात कर रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल लीडर से बात कर रहे हैं, रिलीजियस पर्सनालिटीज से बात कर रहे हैं। अब तक आपने जितने भी एपिसोड हमारे देखे उसमें आपने देखा होगा कि जो वीआईपी पर्सनालिटीज़ हैं, जो एक प्रभाव रखती हैं समाज में, हम उनके विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 75 साल आज़ादी के बाद हमारा देश कहाँ पहुँचा, कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए था। तो आज इसी विषय में आज हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं वो हमारे पूरे इलाके के लिए, ना ही कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए एक मामूली नाम नहीं है। हर बच्चा, हर शख्स इस नाम को जानता है और आने वाले जनरल इलेक्शंस 2023 के लिए आपका नाम बड़े ज़ोरों पर आगे बढ़ाया जा रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हमारे साथ हैं एआईसीसी मेंबर श्री आनंद देवप्पा सर। सर थैंकफुल मैं आपका कि आपने कीमती वक्त हमें दिया। इंटरव्यू किस तरह से स्टार्ट करेंगे कि 75 साल हो गए आज़ादी को, आप क्या सोचते हैं कि आज़ादी लेने के लिए किस किस समाज ने कितनी मेहनत की, किस समाज का क्या रोल रहा, कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी और किस तरह से आज़ादी मिली, किस नज़र से देखते हैं आप आज़ादी को? सभी को आदाब, नमस्ते। पहले तो मैं सभी मेरे व्यूवर्स को जो ये आपका चैनल देख रहे हैं उनको 75th जो स्वतंत्र उत्सव है उसका हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस समय में आप लोग जो मास मीडिया वाले जी जो मुहिम चला रहे हैं, आज़ादी के 75 साल का जो मुहिम चला रहे हैं, आपको सबको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने एक अच्छा टॉपिक चुना है। आजकल देश के बारे में, आज़ादी के बारे में, हमारे जो आज़ादी दिलाने में जो नेता काम किए उनके बारे में बहुत कम आजकल हम टीवी में देखने या सुनने में आ रहा है जी। तो इस मौके पर आप लोग एक अच्छा मुहिम चला रहे हैं। आपको तमाम बसवा कल्याण की जनता की ओर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपका प्रश्न ये है कि 75 साल हो के, आज़ादी हो के हम हिंदुस्तान में ज़िंदगी
गुजार रहे हैं, तो इसके बारे में मेरा ओपिनियन क्या है। मैं समझता हूँ जो आज़ादी हमको महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और कई सीनियर लीडर्स जो दिए हैं, मैं समझता हूँ आज वो आज़ादी हमें पूरी तरह से हासिल नहीं हुई है जी। क्योंकि आपको पता है, आपको 2 मिनट में पिछला आज़ादी से पहले के आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। आज़ादी से पहले हिंदुस्तान को कुछ राजा महाराजा वो लोग चलाते थे जी। जब राजा महाराजा लोग ये देश को चलाते थे तो सिर्फ एक राजा देश चलाता था और सारे प्रजा उसके गुलाम थे। राजा सारे प्रजाओं को उनसे टैक्स वसूल करता था, फिर उनको बेसिक नीड जो भी होते हैं वो देते रहता था, लेकिन हम लोग गुलाम थे, राजा के गुलाम थे जी। प्रजा थे, गुलाम थे। राजा का जो आदेश आता है वो आदेश का पालन करके हमको काम करने का एक सिस्टम था। कई साल चला वो, कहीं राजा आके चले गए, हिंदू के राजा आके चले गए, मुस्लिम के राजा आके चले गए, बौद्ध राजा आके चले गए, बहुत सारे राजा आके चले गए, राजा महाराजा, लेकिन सिस्टम गुलामी का सिस्टम था। राजा एक राजा बोलना है, सारे लोग उसका जो आदेश रहेगा उसके ऊपर चलना है। आते आते राजा महाराजाओं का दौर चले गया, फिर आए ब्रिटिश लोग। ब्रिटिश लोग आने के बाद हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में कर लिए। ब्रिटिश की हुकूमत में राजा महाराजाओं का सिस्टम नहीं था, लेकिन उनके पास भी सिर्फ 1 या 2 आदमी को ये देश को चलाने का सिस्टम था। एक ब्रिटिश का ऑफिसर हुआ करता था बड़े सीट पे, जिला लेवल पे एक एसपी के जैसे, एक डीसी के जैसा 2 अधिकारी हुआ करते थे जी। वो 2 अधिकारी पूरा देश को चलाते थे, डिस्ट्रिक्ट चलाते थे। ब्रिटिश लोगों का जो देश चलाना था, मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन, हमको बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने देश को चलाया, लेकिन हम गुलाम थे। देश चलाना अलग बात है, गुलामी अलग बात है जी। एक आप क्या बोलते हैं, पैरोट, पिजन क्या बोलते हैं उसको, प्रिजन, पैरोट, पिंजरा जी। पिंजरा में पैरोट होता है ना जी। उसको बंद करके रखते हैं। पिंजरा सोने का भी होता है, तो उसको अगर पैरोट को अंदर रखते हैं वो खुश नहीं रहता है जी। आप डेली उसको खाना भी सोने का खिलाते, चांदी का भी खिलाते हैं, उसको जो चाहे मर्जी खिलाते हैं, लेकिन उसको उड़ने का शौक़ रहता है, उसको बाहर आसमान में अपने पंख से उड़ने का, सारा दुनिया देखने का शौक़ रहता है। वो सोने का पिंजरा है, चांदी का पिंजरा है, उससे उसको मतलब नहीं, उसको आज़ादी चाहिए जी। तो ये कंसेप्ट, ब्रिटिश लोग तो अच्छा देश चला रहे थे, सभी रेलवे का लाइन चलाया। आज हिंदुस्तान में तकरीबन रेलवे के लाइन ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, आज जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, पार्लियामेंट हाउस हो, जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, ब्रिटिश लोगों ने बनाया। लेकिन महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और उनके साथ कई लोग, उनका ये मानना था कि हम लोग गुलामी में जी रहे, हमको गुलामी नहीं चाहिए, हम भूखे मर जाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन हमको हिंदुस्तान की आज़ादी चाहिए। जी। ये उनका मकसद था और मुद्दा था। ये मुद्दे को लेते हुए कई साल महात्मा गांधी जी बहुत सारे सीनियर लीडर्स ब्रिटिश के साथ बातचीत करते हुए, हमको आज़ादी दीजिए, हमको आज़ादी दीजिए, वो बात से जब नहीं माने, उनसे लड़ाई करते हुए, सत्याग्रह करते हुए, हड़ताल करते हुए, कर्फ्यू करते हुए कई हज़ारों लोगों का जान चले गया। इसमें ना हिंदू ना मुस्लिम कुछ नहीं था उस दौर में, सभी जात पात के लोग, हिंदू, क्राइस्त, मुस्लिम, बौद्ध, हर एक धर्म का आदमी वहाँ पे सिर्फ देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। उनका एक ही मकसद था, देश का आज़ादी। उनका ये मकसद नहीं था हिंदू है मुस्लिम है, कुछ नहीं था। ब्रिटिशर्स को भगाना है, चाहे हम भूखे मरे, हमको आज़ादी लेना है। तब जाके हमको 1947 में आज़ादी मिली। बहुत सारे लोगों का जान चले गया, बहुत सत्याग्रह होने के बाद आज़ादी मिली। आज़ादी जो हिंदुस्तान को 1 मिनट ख़त्म करता हूँ, 1 ही मिनट में खत्म। आज़ादी मिलने के बाद ब्रिटिशर्स का ये बोलना था, भाई आज़ादी क्यों ले रहे हो आप इतना बड़ा देश नहीं चला सकते, बहुत बड़ा देश है, इतना देश चलाना मामूली बात नहीं है, आपको जो चाहिए हम देंगे,
आपको जो जैसा खाना चाहिए देंगे, कैसा कपड़े चाहिए देंगे, लेकिन आप आज़ादी मत मांगो। हम आपके लिए बोल रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी का सबका बोलना ये था, हम वाकई भूखे मर जाएंगे, बिना कपड़े के रहेंगे, लेकिन हमको गुलामी का ज़िंदगी नहीं करना है, हमको फ्रीडम चाहिए। हमारा देश हम कैसे भी जी लेंगे, हम कैसे भी सत्ता चलाएंगे, कैसे भी हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कर लेंगे, लेकिन हमको गुलामी नहीं चाहिए करके उतना फाइट करके हमको 1947 में आज़ादी मिली। ठीक है जी। अगर आज़ादी की हम बात करें तो आज हमारे समाज का एक भाग है जो ये सोचता है कि आज़ादी में पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर समाज का ही हिस्सा रहा है। इस पर आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? वही मैं बोलता हूँ, इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने बुक्स पढ़ा है। ये जो बात कर रहे हैं ना, आज कुछ लोग बात कर रहे हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, समय आने पर लूँगा मैं, लेकिन इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। आज़ादी में कौन से जात धर्म के लोग थे, आज़ादी किस तरह से मिली, आज़ादी कैसे मिली, उसमें कौन से ईयर में कैसे कैसे फाइट हुआ, महात्मा गांधी का क्या रोल था, जवाहरलाल नेहरू जी का क्या रोल था, सबका रोल क्या क्या था, भगत सिंह का क्या था, सुभाष चंद्र बोस का क्या था, ये सब पढ़ना ज़रूरी है। 75 साल हो गए आज़ादी को। 75 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। तो आपको क्या लगता है कि देश को कितनी तरक्की करनी चाहिए थी, कितनी तरक्की हुई है 75 साल में? क्योंकि 75 साल में 60 साल का वक्फा कांग्रेस ने गुजारा सत्ता में, 3 टर्म बीजेपी अपनी कंप्लीट कर रही है, 3rd टर्म, फिर देवेगौड़ा सर की भी सरकार आई, 3 अलग अलग सरकारें आई देश में। आपको क्या लगता है कि 75 साल में काम होना चाहिए था या नहीं हुआ? देखिए 75 साल में सिर्फ देवेगौड़ा जी जो आप बोल रहे हैं ना, इनके अलावा भी बहुत सारे प्रधानमंत्री आके चले गए, बहुत सी सरकार आके चले गए, बहुत सी पार्टी भी आके चले गए। लेकिन आज़ादी के बाद जब हमारे सारे जो सीनियर नेता थे, हमको आज़ादी तो मिली, लेकिन देश कैसे चलाना है, देश को चलाने की सिस्टम चाहिए ना जी। कैसे चलाना है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बसवा कल्याण में क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा उनको? ठीक है ना। पहले क्या हुआ करता था, ब्रिटिश के ज़माने में एक जिलाधिकारी डीसी रहता था, एसपी रहता था, वो चलाता था, यहाँ का टैक्स वही वसूली करता था, यहीं पे वो काम करता था। एक डीसी पूरे बीदर जिले को संभाल सकता है क्या? एक एसपी पूरे बीदर जिला को संभाल सकता है क्या? एक सिस्टम चाहिए ना, एक हायरार्की सिस्टम चाहिए ना। वो हायरार्की सिस्टम के लिए महात्मा गांधी जी सारे सीनियर लीडर्स बैठ के क्या करना है सोचने के बाद संविधान आया। संविधान क्यों आया? हमारे देश को कैसे चलाना है, एक सिस्टमेटिक वे में कैसे चलाने के लिए एक सिस्टम बनना होना चाहिए ना। अब घर बनते हैं, हम घर में परिवार होता है, भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं, घर चलाने की सिस्टम चाहिए ना जी। कोई किराना लाना है, कोई दुकान चलाना है, कोई मेहनत करके कमाई करके लाना है। ये सिस्टम चलाने के लिए संविधान करके बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में कई सारे सीनियर लीडर्स को लेके संविधान बने। संविधान बनाने भी हर जात के, हर धर्म के लोग थे, ऐसा नहीं कि बाबा साहब अकेले बनाए, वहाँ पे भी 300 से ज़्यादा लोग थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सब लोग थे। सब लोग मिलके हिंदुस्तान को किस तरीके से चलाना है उसमें पूरा, क्योंकि हिंदुस्तान एक धर्म का गांव नहीं है, देश नहीं है, इसमें हर धर्म के लोग बसते हैं, भाईचारा से बसते हैं। उस हिसाब से संविधान आया। संविधान आने के बाद 1950, 52 में, 54 में फिर पंचायत राज कानून करने के लिए कोशिश किया गया। पंचायत राज कानून क्या है? क्यों एक छोटा गांव में अगर काम करना है, छोटा सा गांव में प्रॉब्लम क्या है बोल के दिल्ली वालों को, बेंगलुरु वालों को कैसे मालूम होता है? मेरा गांव मुचलम गांव है, बसवा कल्याण तालुका में। मुचलम गांव में पानी का व्यवस्था नहीं है, नाली का व्यवस्था नहीं है, रोड का व्यवस्था नहीं। दिल्ली वालों को, बेंगलुरु वालों को कैसे पता चलेगा? इसलिए पंचायत राज का व्यवस्था आया, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत का व्यवस्था कांग्रेस ने लाया जी। क्योंकि ग्राम पंचायत का व्यवस्था से ग्राम पंचायत में क्या तकलीफ है वहीं से काम कर लेगा वो। तालुका पंचायत में 8-10 गांव में काम कर लेगा, जिला पंचायत वाले 20-25 गांव में कर लेंगे, फिर एमएलए तालुका में करेगा। इस तरह से हर एक मुकाम पे कांग्रेस पार्टी या सीनियर लीडर जो महात्मा गांधी थे, देश को कैसा चलाना है, कड़े सा कड़ा व्यक्ति, मतलब लास्ट बेंच पे भी जो आदमी बैठता है, एक छोटा सा गांव में एक दीन दलित जो होता है, जिसको खाना नसीब नहीं होता है, जिसको घर नसीब नहीं होता, उसका भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, उसके बारे में सोच के कुछ चीज़ें बनाए, संविधान बनाए, पंचायत राज सिस्टम बनाए। कि कांग्रेस शुरू से बुद्ध समाज की और SC/ST समाज की दुश्मन रही है। उनका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर को 2 मरतबा इलेक्शन में कांग्रेस ने ही हराया था बंगाल में।
अगर वो बाबा साहब से इतने मोहब्बत करते हैं, इतना आदर करते हैं उनका, तो उन्होंने उनके अपोजिट अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, उनके क्यों खिलाफ गए? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मीठी गोली खिला रही है माइनॉरिटीज़ को खाली। अब इस पर क्या कहें? तो वही बोला ना मैं, इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। ये है बहुत सारे लोगों को, ये मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं बाबा साहब को कांग्रेस वाले खिलाफ किए, महात्मा गांधी खिलाफ किए। ये भी इतिहास पढ़ना ज़रूरी है जी। बाबा साहब का पॉलिटिकल पार्टी अलग था, कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी अलग था। इलेक्शन का मुद्दा अलग होता है, संविधान का मुद्दा अलग होता है जी। इलेक्शन में कांग्रेस का उनका अपोजिशन था, हम कांग्रेस पार्टी उनको हराए भी होंगे, नहीं बोल के नहीं, लेकिन जब हारने के बाद, 2 बार हारने के बाद उनको नॉमिनेट कांग्रेस पार्टी ही करके पार्लियामेंट में भेजा जी। फिर कांग्रेस पार्टी ही उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना के भेजा संविधान लिखने के लिए। मतभेद थे, अभी हम, मेरे अर्जुन राव कनक जी, संदीप भुइया जी, मेरे साथी सभी है, हर बात पे मतभेद है। मैं जो बोलता हूँ वो नहीं सुनते, वो जो बोलता हूँ मतभेद होता है, लेकिन जब देश का बात आता है, संविधान का बात आता है, तो हमको उसके अंदर में ही काम करना है। अम्बेडकर जी का, महात्मा गांधी जी का बहुत से डिफरेंसेस थे, बहुत से बातों पे डिफरेंसेस थे, लेकिन वो उनका रिस्पेक्ट करते थे, वो उनका रिस्पेक्ट करते थे। महात्मा गांधी जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का आप इतिहास पढ़ोगे तो महात्मा गांधी अम्बेडकर का कितना तारीफ किए हैं, अम्बेडकर जी महात्मा गांधी का कितना तारीफ किए हैं, आपको पता चलेगा। बाबा साहब के शादी में, जब शादी में महात्मा गांधी नहीं पहुंच सके, नहीं आ सके, तो अम्बेडकर जी बोले कि अगर आज महात्मा गांधी जी मेरे शादी में होते तो मैं सौभाग्य हो जाता, बोल के। उतना मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जी। क्योंकि इतिहास पढ़ के, क्योंकि बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी शुरू से हम लोग रेस्पेक्ट करते आ रहे हैं, संविधान को भी हम लोग देश का ग्रंथ मान के हम कांग्रेस वाले चल के आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बात गलत है। जब फर्स्ट इंटरव्यू हमारा हुआ तो मुस्लिम धर्मगुरु को लेकर, क्योंकि जितने पिछले एपिसोड हमारी सीरीज़ के हुए तमाम लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को अटैक किया है, तो फर्स्ट एपिसोड मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना उस्मान अब्बासी साहब ने कहा था कि आज जो कुछ बीजेपी कर रही है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, कास्टिज्म हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, तो मौलाना उस्मान अब्बासी साहब का कहना है कि कांग्रेस ने जो फसल बोई थी, आज बीजेपी वो फसल काट रही है। क्या हिसाब से मौलाना साहब बोले मुझे पता नहीं है, मैं समझता हूँ ऐसे कुछ चीज़ों की वजह से आज ऐसे कम्युनल लोग बीजेपी वाले सत्ता में आके बैठ रहे हैं। सबको पता है, बच्चे से लेके बूढ़े को पता है कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, इसका कोई भी जात धर्म से, सिंगल जात धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। सभी लोगों को चल के लेके चलने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी है। अब मौलाना साहब क्या हिसाब से बोले मुझे तो पता नहीं। मौलाना उस्मान अब्बासी का कहना है कि कांग्रेस मुसलमानों की छुपी दुश्मन है और बीजेपी खुली दुश्मन है। मैं अब उनका ओपिनियन क्या है, अभी मैं उनका ओपिनियन पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, कांग्रेस हमेशा हर धर्म का, माइनॉरिटी का हो, लिंगायत हो, मराठा हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध धर्म के हो, सभी लोगों को सोशल जस्टिस देते हुए काम करते आ रहा है। इसके इतिहास भी आप पीछे देखेंगे तो हर आदमी को टिकट बंटवारे में हो, सत्ता देने में हो, क्योंकि कांग्रेस का मेन मुद्दा ही डिसेंट्रलाइजेशन है। मैं बोला ना, पंचायत राज सिस्टम क्यों बना है, अधिकार किसी एक के हाथ में नहीं रहना है। आज के जो नरेंद्र मोदी जी, वो आज प्राइम मिनिस्टर है, किसी भी कोई भी मिनिस्टर आज आपको काम करने का टीवी में नहीं दिखेगा, सिर्फ प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखेंगे आप। ऐसा हमारे कांग्रेस में नहीं, हमारे पास जो मिनिस्टर है वही उनका डिपार्टमेंट का चर्चा करना है, काम करना है। डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकार विकेंद्रीकरण, वन मैन शो नहीं, आगे अधिकार विकेंद्रीकरण, हमारा मेन मुद्दा ही अधिकार विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, एक बड़ा आदमी के हाथ से सत्ता लेके छोटे आदमी में बांटना ही कांग्रेस का मुद्दा है। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो 2020 अगस्त में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स इंडिया के पास हैं, सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट इंडिया के पास हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इंडिया के पास हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर जो है यूके के, उन्होंने कहा था कि अगर इतने साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर हमारे पास होते तो हम आधी दुनिया पे हुकूमत करते, मगर इंडिया नहीं कर पा रहा। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं कर पा रहा? सही बात है, देखिए ये बात अभी नहीं है, शुरू से चलते आ रहा है। यहाँ पे एजुकेशन है, आप बोले जैसा सब कुछ, सब चीज़ें 75 ईयर्स में हिंदुस्तान में जो चीज़ें नहीं थी, ब्रिटिश के टाइम में नहीं थी, वो सारे चीज़ अब आ चुके हैं, हर चीज़ आ चुके हैं। ITBT आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, बड़े बड़े कंपनीज आए हैं, HAL जैसे बड़े बड़े कंपनीज आए हैं, हर चीज़ आया है।
आज जो भी बीजेपी वाले मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस ही लाए। खैर मैं कांग्रेस बीजेपी की यहाँ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस के डे पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टी का मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। हर चीज़ हमारे पास है, हमारे पास एजुकेशन भी अच्छे तरीके से हम लोग दे रहे हैं, लेकिन कंपेयरिंग टू जो अमेरिका हो या जापान हो, उस मौके पे मैं समझता हूँ, मेरा ये ओपिनियन है कि वहाँ तक पहुँचे नहीं है, लेकिन हम उनके कंपटीशन में हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहाँ का जो उन्होंने आप जो बोले प्रेजेंट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोले, ये सही बात है, क्योंकि आजकल क्या है इंडिया में जो भी पढ़ता है ज़्यादा, उनका फॉरेन में जाके काम करना, फॉरेन में जाके पढ़ाई करना, फॉरेन में जाके नौकरी करना, एक कॉमन सा एक मेंटालिटी बना है आजकल, वो भी कम हो रहा है। आप बोले जैसा फॉरेन में बहुत सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स चले गए, अभी मैं समझता हूँ कई बहुत सारे लोगों को अभी पता चला है कि हम लोग हिंदुस्तान में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, देश का भी उन्नति होगा, अपना भी डेवलपमेंट होगा करके बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कोई भी हिंदुस्तान से बाहर जाने का ज़रूरत नहीं, सब लोग यहीं पर रह के हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो इंडिया में अगर हम डेटा देखें तो रोज़ाना 30,000 रेप केसेस फाइल होते हैं। 75 साल हो गए आज़ादी को, मगर हम आज तक एक महिला को सुरक्षा नहीं दे पाए। ये साबित करता है इस बात को कि 30,000 केसेस रोज़ाना फाइल होते हैं फायर। क्या लगता है आपको, नाकामी कहाँ रही, कमी कहाँ रह गई? देखिए वही है ना प्रॉब्लम, मैं वही बोल रहा हूँ ना, इंडिया का आबादी 140 करोड़ है जी, तो इसमें बहुत सारा केसेस हो रहे हैं, मर्डर्स भी होते हैं, डकैती होते हैं, रेप भी हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। इसको कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ पिछले सालों में जो था आज के दिन में कंट्रोल हुआ है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन और कंट्रोल होना है और इसके ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और सख्त से सख्त कानून बनना है, क्योंकि अभी भी कानून थोड़ा मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी आरोपी आता है रेप करके आता है, मर्डर करके आता है तो आसानी से बाहर आ रहा है। तो इसलिए मैं समझता इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून लाना है और सख्त से सख्त जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा तो ये रिपीट नहीं होगा, मेरा मानना है। अगर मैं इंटरव्यू का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूं कि अगर आप अपने व्यूवर्स को कोई संदेश देना चाहें कि 75वीं साल आज़ादी के बाद देश कितना तरक्की किया, आगे किस तरह से रहना चाहिए, किन किन चीज़ों पे काम होना चाहिए, जो हो तो वो तो गुजर गया पास्ट में, अब आगे किन चीज़ों पे काम होना चाहिए, अगर आप हमारे व्यूवर्स को कोई संदेश देना चाहें तो आखिरी में? देखिए मैं समझता हूँ इस मौके पर आज का जो हिंदुस्तान है, पहले का जो हिंदुस्तान है, आज का जो हिंदुस्तान है, इसमें बहुत सा डिफरेंस है। आज कुछ लोग, कुछ चुने गिने लोग, 3-4 लोग, कुछ बिजनेसमैन लोग 2-3 लोग और कुछ राजनेता 2-3 लोग देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन मैं समझता हूँ ये गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान संविधान के ऊपर खड़ा है। बाबा साहब का जो दिया है संविधान, देश का जो सीनियर नेता संविधान दिए, उस संविधान पे हमको देश चलना है। हम लोग अगर सही तरीके से संविधान में चलेंगे तो हिंदुस्तान को कोई भी देश साइड नहीं मार सकता है। और यहाँ पे रही बात डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट तो पिछले सरकार भी किए है, अभी भी हो रहा है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा होना चाहिए था, जैसे कोविड में बीजेपी सरकार जिस तरीके से काम करना है, आज आपको पता है सिर्फ कोविड का वैक्सीनेशन सिर्फ 7% हुआ है जी, 93% बाकी बचा है। 93% बचा है तो मामूली बात नहीं है। कई देशों में 95, 96, 97% वैक्सीनेशन हुआ है। क्यों हुआ है इसके बारे में सोचना है। हमारे पास वैक्सीनेशन लेने के लिए वैक्सीन नहीं है, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब कम से कम 15-20 देशों को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ज़रूरत नहीं थी ये। मैं बोलूँगा तो कांग्रेस का लीडर है, बीजेपी का बारे में बोल रहा है लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। मैं कोई मेरे से मैं क्रिएट करके नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है, मीडिया में रिकॉर्ड है और गवर्नमेंट में भी रिकॉर्ड है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बाजू रखें, हमको अपने देश को पहला सुधारना है, अपने लोगों को सुधारना है, हमारे लोगों को भी कुछ जागरूकता होना है। आप किसी लीडर का फॉलो कीजिए, किसी को भी आप नेता मानिए, आप किसी के पार्टी के पीछे जाइए, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या सच्चाई, क्या झूठ है, अंधे आंख पे पट्टी बांध लेके आप बिलीव नहीं करना है। आपको एनालाइज करना है, आपको तोलना है कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है, कितना काम किया है, वो सब देखना है। आज मैं एजुकेशन का बोलता हूँ, आज फॉरेन में जाइए आप, एजुकेशन गांव में भी जाइए, एजुकेशन सेम क्वालिटी, सिटी में जाइए सेम क्वालिटी, गांव में जाइए सेम रोड, सिटी में जाइए सेम रोड, गांव में जाइए करंट सेम, सिटी में जाइए सेम रोड। आज हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, सरकार आने के बाद गांव में करंट नहीं है,
मोटर चलाने के लिए करंट नहीं है, खेत में पानी देने के लिए करंट नहीं है, सिटी में 24 घंटा करंट है, यहाँ नहीं है। तो ये इम्बैलेंसिंग जो है इसको हटाना है, इससे गाँवों का उद्धार हो जाएगा। गाँव का उद्धार हो गए तो देश का उद्धार हो जाएगा, किसान का उद्धार हो जाएगा तो देश का उद्धार हो जाएगा। तो ये इम्बैलेंस का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? इम्बैलेंस किसकी वजह से हो रहा है? नहीं, ये सभी लोग मिलते करके आ रहे हैं इम्बैलेंस का वजह है, लेकिन आज इम्बैलेंस ज़्यादा हो रहा है। आज किसान के ऊपर बात ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है, आज किसान के ऊपर इम्बैलेंस ज़्यादा हो रहा है करके आज हरियाणा के बॉर्डर पे कितने हज़ारों लाखों लोग आज स्ट्राइक पे बैठे। कभी इतिहास में इतना बड़ा स्ट्राइक नहीं हुआ था, कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ था, पहले भी नहीं हुआ था। तो इम्बैलेंस आज ज़्यादा हो रहा है। आज प्रधानमंत्री के घर के बाजू 10-15 किलोमीटर के ऊपर लड़की का रेप होता है, उसको अगर राहुल गांधी क्वेश्चन करते हैं कि आरोपियों को पकड़ो, अभी 10-15 दिन हुए अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए। दिल्ली जैसे सिटी में प्रधानमंत्री के घर के एरिया में ऐसे बड़ी हादसा होता है, सेफ्टी नहीं है औरतों के लिए, तो बसवा कल्याण और बीदर डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल होगा? ये भी सोचना है ना, ये भी लोगों को सोचना है, लोगों को जागरूकता होना है, लोगों को सोचना है कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सा पार्टी अच्छा है, कौन खिदमत कर सकता है, कौन काम कर सकता है, कौन सेक्युलर लीडर है, कौन सभी धर्म को लेकर चल सकता है। ये बातें सोच के आगे आने वाले दिनों में बसवा कल्याण हो या बीदर जिले में हो, अच्छा से सोच के अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में लाके। आज क्या हुआ है पॉलिटिक्स में, बोलता हूँ पॉलिटिक्स मतलब बिजनेस करके रखें, पॉलिटिक्स मतलब बिजनेस करके रखें। पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ बिजनेस, पॉलिटिक्स इज़ अ सोशल सर्विस। मैं कई बार किसी से बात करता हूँ तो कोई स्टूडेंट मुझे बात करता है तो बोलता है सर आप पॉलिटिशियन हैं? हाँ हूँ। बहुत पैसा होगा सर पॉलिटिक्स में, ये सोच आया है आज। हकीकत ये है कि पॉलिटिक्स करने वाला सोशल सर्विस करते हुए कहीं पे सोता है, कहीं पे खाना खा के सोशल का सर्विस करता है। आजकल क्या हुआ है, आओ 2-4 करोड़ 20 करोड़ इलेक्शन में डालो, एमएलए बनते उसका डबल निकालो, ये हुआ है, बिजनेस हुआ है ये। मैं आज बोलता हूँ बसोकड़े में जो इलेक्शन हुआ, क्या सोशल सर्विस है जो आप एमएलए को हमारे लोग जीता के लाए। एक बार मुझे भी बहुत बुरा लगता है, कितने सालों से यहाँ पे सोशल सर्विस कर रहे हैं ऐसे लोग, ना एमएलए बन रहे हैं ना झड़पी मेंबर बन रहे, सोशल सर्विस ही करते आ रहे हैं। कोई आदमी आता है कुछ पैसे बांटता है लोगों में, कुछ ही दिन में एमएलए बन जाता है, उनको भी लोग वोट देने शुरू करते हैं। तो ये कहाँ लोग भी कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में सोचना है, अवेयरनेस आना है लोगों में। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके मीडिया के ज़रिए से, अच्छा आदमी जो आपका खिदमत कर सके, आपके गांव का खिदमत कर सके, गरीबों का भला कर सके, सभी धर्म सभी जाति को लेके चल सके, ऐसा लोगों को आप अगर सत्ता में लाएंगे तो सत्ता का भी मजबूती होगा, देश का भी मजबूती होगा, हर आदमी का मजबूती होगा। ये मेरा ओपिनियन है। तो थैंकफुल, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो व्यूअर्स, ये थे श्री आनंद देवप्पा, AICC मेंबर। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर किसी और पर्सनालिटी के साथ आज़ादी के 75 साल पर बात करेंगे और उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।